इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि मैं ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताना चाह रहा हूँ जो मुझसे हुई हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से वो रिपीट हों, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेफ्टी अमाउंट भी कॉस्ट कर सकती हैं। मतलब आपका अच्छा वाला खर्चा भी हो सकता है अगर आप उस तरह के काम करेंगे। क्योंकि मैं इस एक्सपेरिमेंटल स्टेज से गुजर चुका हूँ, तो मैंने कहा चलें आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अच्छा, तो वेरी फर्स्ट थिंग, अभी रिसेंटली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है ये। नासा के नाम से ना कूलेंट सेल होता है, और वो कहते हैं जी कोरिया का बहुत अच्छा तरीन कूलेंट है। तो वो मैंने डलवाया है, तो उसमें ना यूँ समझे कलर ज़्यादा है, और वो इतना डाइल्यूट है कि वो ना आपके जो पाइप है ना कूलेंट वाले, वहाँ से आपको उसकी ना सीपेज भी नज़र आएगी, लीक होता है थोड़ा थोड़ा करके, जो कि मतलब एक कूलेंट के लिए वो अच्छी बात नहीं है। तो कूलेंट के लिए मैं आपको कुछ छोटे मोटे ब्रांड्स हैं जो सजेस्ट कर देता हूँ। लाइक आप जिक का यूज़ कर लें, टोयोटा का यूज़ कर लें। अगर बहुत नीचे आना है तो आप गार्ड का यूज़ करें। इन तीन के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई और मेरे माइंड में आता हो, क्योंकि गार्ड का पर्सनली मैंने 2 सीज़न यूज़ किए, बड़ा ज़बरदस्त उसका रिस्पॉन्स है। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि V2 में ब्रेक ऑयल कितना डलता है, और सेकेंडली कौन सा ब्रेक ऑयल होना चाहिए। तो इस बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैंने 2 बोतलें ली थी, आई थिंक 335 ml की एक बोतल होती है, गार्ड .4। अच्छा, मिस्टेक क्या होती है जो कंपनी एंड से भी होती रही है, वो आपको .3 डाल देते हैं, सस्ता है वो, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। कभी मुझे टाइम लगा मैं आपको दिखाऊंगा कि V2 के ब्रेक मास्टर सिलेंडर के ऊपर जो कैप है उसके ऊपर साफ अल्फाज में लिखा हुआ है .4। जब गाड़ी की रिकमेंडेशन .4 है तो आप उसमें .3 क्यों डालेंगे। हाँ, अगर आपको .5 मिलता है वो तो उससे भी अच्छा है। अपर क्लास में चले जाएँ वो इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट .3 तो हाईली अनरिकमेंडेड है, वो तो आप यूज़ करें ही ना बिल्कुल। और मेरे हिसाब से गार्ड का जो ब्रेक फ्लूइड है वो अच्छा है। मैं तो ऑलमोस्ट 40,000 से प्लस हो गया मैंने जब से डलवाया है। पहले वाला पूरा फ्लश करवा दिया था, और उससे ना ब्रेक्स में भी काफ़ी डिफरेंस आ गया था। ब्रेक से ही अगले पॉइंट में चले जाते हैं। तो मैंने तकरीबन हर तरह का ब्रांड यूज़ करके देख लिया, उनके मैं फ़ीडबैक दे देता हूँ। जो सूकी के आपको ब्रेक पैड्स मिलते हैं जो लोकल रोटेट में मिलते हैं, उनका ये है कि वो ना उनका मटेरियल इतना हार्ड है कि आपको लगता है जी ब्रेक पैड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो घिसते ही नहीं है। लगा ही रखो ब्रेकें, लगा ही रखो ब्रेकें, बजाय इसके कि उनका कोई मटेरियल मतलब घिसे, वो घिसने वाले चक्कर में आता ही नहीं है, बल्कि मटेरियल उसका वहीं पे खड़ा रहता है, और हमें शायद लगता है कि ये बहुत अच्छा मटेरियल है, लेकिन ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है। वो बड़ा हार्ड, और वो बेसिकली आपके जो तवा जिसे हम कहते हैं, डिस्क कहते हैं, उसके लिए वो नुकसानदेह है। जेनुइन डिस्क भी मैंने डलवा के देख ली हैं, उनका भी ना बाद में चूँ चाँ की आवाज़ें शुरू हो ही जाती हैं। अब रह गई एम के का मैंने सुना है कि एक प्रीमियम डिस्क पैड और लेदर वगैरह मिल जाते हैं, और आई थिंक वो कोरे के या शराट के हैं जो एग्जैक्टली फिट आते हैं। आप वो उनको ट्राई कर लें। जो मेरे सर्कल में लोग हैं उनके मुताबिक तो एम के का अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन अगर आपको एम के नहीं मिलता तो फिर जेनुइन से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट भी है मेरा आज का, वो है गियर ऑयल। गियर ऑयल अगर आपके पास तो नई गाड़ी है, अव्वल तो नई आ नहीं रही, 1000 किलोमीटर पे जिन लोगों ने चेंज करवाया ना गियर ऑयल कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक, वो यकीन माने बददुआएं देते होंगे फा को। अलहाज की मैनेजमेंट कुछ ऐसी बेवकूफ़ है भाई। 1000 किलोमीटर पे पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं है जो 1000 किलोमीटर पे गियर ऑयल चेंज कर रही हो, तो इसको अवॉइड करना है। और अगर आप गियर ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो 2 ही ऑप्शन है। लिक्विड मॉली मैं यूज़ कर चुका हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इतना महंगा है लेकिन उसने कोई स्मूथनेस नहीं दी। पर्सनली मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ सुजुकी शोरूम पे मैं गया था, मैंने उनसे कहा था कि आपके पास किस टाइप के गियर ऑयल्स मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा था हमारे पास एक लोकल है जो हम कैरी डब्बे वगैरह में डालते हैं, और जो हमारी ये जो नई गाड़ी हैं लाइक सिलेरियो, सियाज, इनमें हम डालते हैं इम्पोर्टेड। वो इम्पोर्टेड की निशानी ये है कि वो बहुत बड़ा कैनिस्टर होता है, तकरीबन 20-25 लीटर का, वो 20-25 लीटर इकट्ठा ही आता है, और उसका ग्रेड भी ऑलमोस्ट नियरेस्ट होता है जो गाड़ी पे रिकमेंडेड 80-90 इसके राउंड अबाउट होता है। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह गियर बहुत स्मूथ है, ना कभी रिवर्स का इशू आया ना फर्स्ट का आया। जिक मैंने ट्राई किया, जिक का कोई ना कोई एक आधा गियर लाजमी मसला करेगा, वो फर्स्ट भी हो सकता है और वो रिवर्स भी हो सकता है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बेस्ट है वो है टोयोटा का।
इस वक्त पाकिस्तान में आपके पास यही दो ही ऑप्शन हैं जो रिलायबल हैं इस गाड़ी के साथ। तीसरा पॉइंट मैं ये रेज़ करना चाह रहा हूँ कि लोगों को ना सस्पेंशन के ना बड़े मसले मसाइल हैं इस गाड़ी में। एक्चुअली ना कुछ इसके बॉडी का भी थोड़ा बहुत खड़का है, आपको ना उसको थोड़ा साइड पे रखना चाहिए। लाइक आप सबसे पहले ना अगर आप वाकई सस्पेंशन नॉइसेस चेक करना चाहते हैं तो गाड़ी में से एक्स्ट्रा सारे निकाल दें। डिग्गी में जो कुछ पड़ा है, चाहे वो स्पेयर व्हील पड़ा हुआ है, चाहे वो टूल्स पड़े हुए हैं, चाहे वो फट्टा पड़ा हुआ है जो जिसके ऊपर सामान रखते हैं, इन चीज़ों को रिमूव करके आप ना सस्पेंशन नॉइसेस चेक किया करें। अदरवाइज़ उसका खड़का भी साथ मिक्स हो जाता है, फिर हमें पता नहीं लगता बेसिकली इशू क्या है। तो और मैं सस्पेंशन रिपेयर के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने जब भी कोशिश मेरी हुई है, अभी तक मेरे साथ स्टीयरिंग का इशू आया था तो वो भी मैंने क्लेम करवा लिया था, और मैंने जो न्यू मॉडल था V2 का उसका स्टीयरिंग रैक डलवाया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 60,000 किलोमीटर मैंने गुजार दिए उस पर, और अभी तक उसके हिसाब से कोई खड़का छड़का नहीं निकला। फिर उसके बाद आ जाता है जी आपका लोअर आर्म, उसे चुमटा भी कहते हैं, उसके ऊपर एक बुश होता है, वही ज़्यादातर मसला करता है। फिर आपके जेड लिंक आ जाते हैं, जेड लिंक पे दो बुश होते हैं, वो खड़का करते हैं। इसके अलावा शॉक माउंट जो होते हैं आपके, वो अक्सर टूट जाते हैं। शॉक माउंट में एक यूनिवर्सल सा बैरिंग लगता है, वो ज़्यादातर टूटता है, आप वो लगवा लें। बैरिंग आप चेक करवा लें, शायद वो बैरिंग टूटा वो। और इसके अलावा ऐसा जैसी कोई चीज़ नहीं है सस्पेंशन में जो खड़का करे। काफ़ी लोगों ने कहा जी हमने पासों का स्टीयरिंग रैक लगवा लिया, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, वो भी यूज्ड है। आप उसके बारे में कभी भी गारंटी नहीं दे सकते कि वो 6 साल चल जाएगा। यूज्ड इज़ यूज्ड, चाहे उसके ऊपर जितना मर्ज़ी सोना चांदी चढ़ा लो। और इतनी फ़नकारी है ना आपकी मार्केट वालों के पास कि वो उसको इतना प्यारा करके पेश कर देंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो न्यू से भी बेहतर है। अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप में ही एक बंदे को फेस हुआ है, वो क्लच प्लेट्स का इशू कह रहा था, तो लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि जी मैंने काबली डलवाई। हालांकि वो अगर ओरिजिनल डलवा लेता तो ये इशू ना फेस होता जो वो कह रहे थे कि जी महीने में ही फारिग हो गया, क्योंकि वो आपकी भी जो क्लच प्लेट या चीज़ें उतरी हैं ना उसको भी वो रीसर्फिस करके ना दोबारा उसको मतलब रीफर्निश कर देंगे उसको। तो रीफर्निश करके उन्होंने आपको ही भेज देनी है और आपको पता ही नहीं लगना। वो कहेंगे जी ये तो बहुत ज़बरदस्त काबिल चीज़ है, 1 साल कहीं नहीं जाती। उनकी चीज़ बिक जाए और अगर 1 हफ़्ता भी चल गई तो उनकी वारंटी ख़त्म। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा। चेक वारंटी वो बहुत थोड़ी देंगे आपको। इंजन ऑयल गाड़ी में 4 लीटर की कैपेसिटी है, और इसी तरह गियर ऑयल की 2 लीटर की कैपेसिटी है। तो इंजन ऑयल आप जिक का यूज़ कर लें, जो मर्ज़ी ब्रांड यूज़ कर लें, डजेंट मैटर, लेकिन आपने ग्रेड जो है ना एक को पकड़ लेना आपने। लाइक आपकी बहुत ही नई गाड़ी है, अंडर 50,000 है, अंडर 60,000 है, तो आप 5W30 40 मतलब 5 की रेंज में रहें। और आगे जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है 15 पे चले जाएँ, 20 25 30। लेकिन जैसे ही आप 50-60,000 क्रॉस करें तो 10 की रेंज में आ जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि लुब्रिकेशन इंजन को उसके हिसाब से प्रॉपर्ली मिलती रहे। ज़्यादा पतला ऑयल ना चलाएं। मैं तो अभी तक 10W40 चला रहा हूँ और 100,000 तक तो चलाऊँगा, शायद आगे भी चलाता रहूँ। आखिरी सबसे बड़ा मसला जो V2 ओनर्स अक्सर फेस करते रहते हैं, बैटरी चेंज करते हैं, RPMs ऐसे अनस्टेबल हो जाते हैं कि गाड़ी बंद होने को आ जाती है। तो उसका इकलौता हल यही है कि जो बंदा बैटरी चेंज कर रहा है ना, बैटरी चेंज होती है गाड़ी को स्टार्ट करके 15 से 20 मिनट तो उसको अल्लाह के आसरे पे छोड़ दें। मतलब ज़्यादातर होता ही है, हमने बैटरी चेंज करवाई, हम कहते हैं हाँ जी चेंज होगी, सलफ मारा और हम घर को भाग जाते हैं। ये काम नहीं करना। बैटरी चेंज करनी है, तसल्ली वाला मोड रखें, फिर चुप करके सलफ मार दें गाड़ी को। अगर स्टेबल हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ फिर आपको दोबारा से बैटरी 15 से 20 मिनट अनप्लग रखनी पड़ेगी। फिर आप उसका नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे, और इन बिटवीन आपकी थ्रोटल बॉडी ऑलरेडी गंदी हो चुकी होती है, थ्रोटल बॉडी खुलवा के भी साफ़ करवाएं। ठीक है, थ्रोटल बॉडी जब साफ़ हो जाए फिर पहले नेगेटिव लगाएं, 2 मिनट बाद पॉजिटिव टर्मिनल लगाएं। फिर वही प्रैक्टिस है, गाड़ी को एक दफ़ा स्विच को आपने उस पोजीशन तक ले जाना है जहाँ तक लाइटें ऑन हो जाएं, फिर बंद कर दें, फिर दोबारा ऑन करें और इंजन स्टार्ट कर दें, और 15-20 मिनट फिर आपने गाड़ी को नहीं छेड़ना। हो सके तो इसको 20-25 मिनट तक ले जाएं, लेकिन जितना आप मैक्सिमम टाइम देंगे ना इसी उतनी देर में लर्निंग कर लेगा और आपका RPM स्टेबल हो जाएगा। इसकी और कोई जुगाड़ नहीं है। दूसरा जुगाड़ इसका ये है कि आप लॉन्च का स्कैनर अगर किसी के पास हो X431, उसमें अगर वो चाइनीज़ में जाएं तो वहाँ पे उनको FA की ऑप्शन आती है, FAW-V2 की, उस ऑप्शन में जाएं, गाड़ी को वो स्कैन करें और टिप
TPL होता है उनके पास, थ्रॉटल पोजीशन लर्निंग का ऑप्शन, और थ्रॉटल पोजीशन लर्निंग पे अगर क्लिक कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा सेट। लेकिन उन्होंने चार्जेस डाल देने हैं, यहाँ आपको फ्री खाते में हो जाना है। अब आगे जी AC की बात, तो AC के हवाले से मुझे आज तक एक ही मसला फेस हुआ है कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ड्राइव हो ना, लाइक मोर देन 5 आवर्स की, खसूसन इन हबस के दिनों में, तो वो ना जो फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र बेसिकली इसके पीछे होता है सारा, इसके पीछे कंट्रोल पैनल है, इसके सारा पीछे फ्रीज़र ही है, तो वो उसमें बर्फ़ जम जाती है और ऐसे लगता है जैसे ब्लोअर चल भी नहीं रहा। तो उसका एक हल ये है कि 450 रुपीज़ की आती है डिवाइस, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल की, वो आपको कोई भी AC वाला जो है वो लगा देगा। तो उसका ये है कि वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके वो ट्रिप लाजमी करवाएगी, वो इस टेम्परेचर तक जाने नहीं देती जितना बाय डिफ़ॉल्ट V2 जा रही है, ठीक है। उससे पहले वो ट्रिप भी कर देगा AC को, बर्फ़ भी नहीं जमेगी और गाड़ी की कूलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होगी। ये उस सूरत हाल में, ये हाल मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी गैस पूरी है गाड़ी की, कंप्रेसर वगैरह ठीक है, कहीं पे लीकेज नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्योंकि कुछ ऐसी सूरत हाल हैं, गाड़ी में गैस ज़्यादा हो जाए तो भी कंप्रेसर ख़राब होता है, गाड़ी में गैस कम हो तो बर्फ़ जमने लग जाती है लाइनों पे। लेकिन अगर आपकी गैस पूरी है गाड़ी की, कहीं पे कोई लीकेज नहीं है, तो फिर आपका यही जो सेंसर है ना, वो पाकिस्तान के हिसाब से समझे डिज़ाइन ही नहीं है। वो जब आप लॉन्गर ड्राइव करते हैं ना तो बर्फ़ जमाने लग जाता है। क्योंकि एक होंडा सिटी के साथ ये इशू आया था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ गैस कम थी, उसका यही इशू था। वो भी ऐसे ही 4-5 घंटे की ड्राइव पे ना बर्फ़ जमा आ जाती थी पानी वाले, गैस वाले पाइप पे, तो उसका तो ये मसला था। लेकिन हमारे पास, आपके पास प्रेशर भी पूरा आएगा, अगर आपका प्रेशर भी ठीक है, कहीं लीकेज भी नहीं है, तो वो एक थर्मोस्टेट लगा देंगे आपको 450 रुपये का, और 400 रुपये मजदूरी ले लेगा, ज़्यादा ज़्यादा 1000 रुपये में आपका वो लंबी जर्नीज़ पे मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। अगर इस तरह आप लोगों को कोई और इश्यूज़ आपको लगते हैं जो मैंने अभी एड्रेस नहीं किए, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी लगा दूंगा अपनी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दी है या आपको अपनी सजेशंस ऐड करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा।